नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी। अगर अभी तक आप सभी ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर अभी के अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि भविष्य में आने वाली मेरी एक भी कहानी को आप मिस ना कर सको। तो बिना समय बर्बाद किए आज की पहली कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार है और मैं डूंगरपुर गांव का निवासी हूं। यह घटना मेरे साथ तो नहीं हुई थी, लेकिन इस घटना ने हमारे गांव को एक गहरा दाग जरूर दे दिया। मुझे आज भी अच्छे से याद है कि उस वक्त मेरी उम्र 16 साल की थी, जिस कारण मैं थोड़ा बहुत समझदार भी बन चुका था और काफ़ी बातों को सहजता से समझ जाता था। लेकिन जब हमारे गांव के बीचों बीच पड़ने वाले चबूतरे कुएं के पास एक बड़े हादसे ने जन्म लिया, तो किसी का ध्यान उस तरफ आकर्षित नहीं हुआ था। लोगों को यह सिर्फ एक छोटा सा हादसा लगा, क्योंकि गांव के बीचों बीच रमेश अंकल काफी बुरी अवस्था में मिले थे। उनके शरीर पर काटने के निशान बने हुए थे। लोगों को लगा कि पेड़ के ऊपर से गिरने के कारण उनके शरीर पर यह चोट आई है, लेकिन गांव के समस्त निवासी सच्चाई से बिल्कुल अनजान थे। कोई भी गांव की दुविधाओं को समझ पाने में सक्षम नहीं था। मगर एक रात जिसने गांव के अंदर अपना कहर बरसा दिया। हालांकि इसके बावजूद उस गांव के आलसी लोगों ने इन बातों को नज़रअंदाज किया, क्योंकि एक रात की बात है जब नीतू नामक एक नौजवान पुरुष अपने घर के आंगन में एंजॉय करता हुआ इधर से उधर भटक ही रहा था कि उसकी नज़र एक खूबसूरत सी दिखने वाली परी, या यूं कहें कि एक बेहद खूबसूरत कन्या पर पड़ी, जिसके खुले हुए बाल नीतू को अपनी ओर आकर्षित करने लगे। और तो और वो लड़की बार बार नीतू की तरफ देखकर एक दिल को छू देने वाली मुस्कुराहट दे रही थी। नीतू ना चाहते हुए भी उसकी ओर प्रभावित हो रहा था कि इतने में ही नीतू का पाँव जोर से पास में बनी दीवार से टकरा गया, जिस कारण वो काफी जोर से चीख उठा। उसकी मम्मी उसे आवाज देते हुए बोली, अरे पागल है क्या? ऊपर देखकर क्यों चल रहा है? दिन में कोई तारा दिख गया क्या? उस वक्त गर्मियों का मौसम था। बारिश का आना भी एक लाजमी सी बात थी। उस दिन भी नीतू अपनी पढ़ाई पूरी करके कॉलेज से घर ही लौटा था कि उसे किसी खूबसूरत राजकुमारी की तरह दिखने वाली कन्या नजर आने लगी। उसने अपनी लाइफ में पहली बार किसी इतनी खूबसूरत लड़की को देखा था, जिसे देख वो अपने आप को रोक ही नहीं पाया। कुछ देर तक तो उसके मन में काफी विचार चलते रहे, मगर बाद में उसने इन बातों पर ज्यादा गौर नहीं किया और अपने खेत की तरफ रवाना होने लगा। उसके गांव से बाई दिशा की ओर सटा हुआ जंगल पड़ता था। उस जंगल के अंदर से नीतू के खेत का रास्ता भी था, जो अक्सर शॉर्टकट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उस दिन जब नीतू खेत गया हुआ था, तब से ही उसे एक अलग अनुभव का एहसास होने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वो आज कुछ बड़ा हासिल करने वाला है। वो जब खेत से वापस लौटने लगा तो एक बार फिर उस लड़की के बारे में सोचने लगा कि आखिर वो कौन थी और उस पुराने पड़े खंडर जैसे मकान के छत के ऊपर क्या कर रही थी। नीतू इन्हीं सोच में डूबते डूबते अपने घर लौट गया। उसने एक नज़र उस छत के ऊपर दोबारा मारी तो वह एकदम किसी शमशान भूमि की तरफ वीरान लग रही थी। नीतू अपने कमरे में लौट गया। शायद उस वक्त काफी रात हो चुकी थी और उस वक्त गांव के अंदर लाइट्स की कुछ ज्यादा सुविधा नहीं थी, जिस कारण रात होते ही पूरा गांव किसी खंडर की भांति प्रतीत होने लगता, मानो इस गांव के अंदर अब काफी सालों से किसी की मौजूदगी ही ना हो, क्योंकि रात में लोगों की चहल पहल काफी कम हो जाती है, या फिर ऐसा कहें कि ना के बराबर हो जाती है, जिस वजह से गांव का सुनसान दिखना भी एक लाजमी सी बात है। खैर, नीतू अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। मैं आपको बताता हूँ कि उस समय बिजली के साथ साथ काफ़ी ऐसे चीज़ें भी थी जो गांव के अंदर बिल्कुल भी मौजूद नहीं थी, जैसे फ़ोन, टीवी
या फिर इत्यादि लोग खाना खाने के बाद अपनी खटिया लेकर खुले में नींद का मजा लेते थे। उस दिन भी नीतू अपनी चारपाई लेकर आसमान के नीचे ठंडी ठंडी हवाओं का मजा लेते हुए आराम से नींद की गोद में लेटा हुआ था कि जैसे जैसे वक्त बीतता गया और रात ने एक गहरा रूप धारण किया, वैसे वैसे नीतू को खट खट की भारी भरकम आवाज सुनाई देने लगी, जो काफी भयानक प्रदर्शित हो रही थी। इतने में ही किसी ने उसे छुआ। इस वक्त नीतू इतनी गहरी नींद में लेटा हुआ था कि जागने पर भी ना उठे। और नीतू की यह खासियत भी थी, वो कभी भी जल्दी उठने वालों में से नहीं था। वो अभी सो ही रहा था कि अचानक ही उसका हाथ एकदम ठंडा पड़ने लगा। उसे एक अलग से सुकून की प्रतीत हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई लड़की उसकी बाहों में लिपट कर उसके साथ एंजॉय कर रही हो। तभी नीतू की आंख खुली तो उसने देखा कि चारों तरफ का माहौल एकदम वीरान था। हालांकि चुप्पी के अलावा सरसराती हुई हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। नीतू ने जब पहली बार अपनी आंखें खोली तो उसे ऐसा लगा मानो उसकी चारपाई के आसपास किसी और व्यक्ति या जीव की मौजूदगी हो। लेकिन जब उसने अपने सिरहाने की ओर देखा तो वहां भी कोई नहीं था। सिर्फ और सिर्फ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। और फिर नीतू को नींद आने लगी, जिस कारण वो फिर से सोने की कोशिश करने लगा। इस वक्त रात के लगभग 1 बज चुके थे और यह एक ऐसा वक्त भी होता है जो काली शक्तियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने के साथ साथ वो उनकी शक्तियों को 3 गुना बढ़ा देती है। वो मनूस रात आज किस मोड़ को अंजाम देने वाली थी, नीतू इस बात से बिल्कुल अनजान था। अभी भी वो अपनी खटिया पर लेटा हुआ था और उसके बाकी घर वाले थोड़ी दूर यानी कि घर के अंदर लेटे हुए थे। नीतू को आज काफी अजीब अजीब सा लग रहा था, जिस कारण उसे थोड़ी बेचैनी होने लगी। और फिर वो थक हार कर अपनी चारपाई से उठा और इधर उधर घूमने लगा ताकि उसे कुछ देर के लिए अच्छा महसूस हो। तभी उसे किसी के कूदने की जोरदार आवाज आई, जिस कारण वो अपने घर के पीछे वाले हिस्से में पहुंचा तो उसे एक लड़की नजर आई जो लगातार नीतू को ही देख रही थी। नीतू को ऐसा लग रहा था मानो उसने उस कन्या को पहले भी कहीं देखा है। तभी उसकी नजर उसके लाल कलर के कपड़ों पर पड़ी। तब जाकर उसे याद आया कि यह तो वही सुंदर और सुशील सी दिखने वाली लड़की है जो दोपहर के वक्त उस मकान की छत पर नजर आई थी। उसका वह खूबसूरत बदन नीतू को काफी ज्यादा अपनी ओर खींचता जा रहा था। फिर उसने अपनी आंखों को मसलना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे यकीन नहीं हुआ कि उसके सामने जो लड़की खड़ी है वो वही सुशील कन्या है। अभी वो अपनी सारी सुध-बुध खोता हुआ उसी की ओर आकर्षित हो रहा था कि तभी उसे एक आवाज आई, अरे नीतू बेटा, इतनी रात भर इस खंडर मकान के पास क्या कर रहा है? और जब नीतू पीछे पलटा तो उसके पापा छत से उसे आवाज लगा रहे थे। और जब नीतू ने दोबारा उस ओर देखा जहां पर वो लड़की नजर आ रही थी तो अब वहां से पूरा माहौल एकदम साफ था। दूर दूर तक किसी इंसान तो छोड़ो, किसी कुत्ते तक की भी मौजूदगी नहीं थी। मानो सब गायब सा हो गया है। वो थोड़ा हैरान तो हुआ, मगर वो वापसी आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। देर रात की वो बातें हर किसी को हैरान कर देने में सक्षम थी। नीतू ने अपने पापा से कहा, शायद मैं थोड़ी नींद में था, इसलिए भूल चूक में मैं इस ओर चल दिया। चिड़ियों की चहक के साथ नीतू की आंख खुली और वो चारों तरफ के माहौल को इमेजिन करने लगा। सुबह का वक्त चल रहा था, सब कुछ एकदम आनंदमय लग रहा था। नीतू चाय की चुस्कियां लेते हुए भी उसी लड़की के बारे में सोच रहा था जो रात में उसे पुरानी झाड़ी के पास नजर आई थी। लेकिन फिर वो गायब कैसे हुई और वो इतनी रात को आखिर उसके घर पर क्या कर रही होगी? बाद में नीतू ने इन सब बातों को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि शायद यह उसका कोई सपना था जो शायद पूरा नहीं हो पाएगा। फ्रेश होने के बाद अब वक्त हो चला कॉलेज पहुंचने का। नीतू स्नान करने के बाद कॉलेज की तरफ रवाना हुआ, मगर जब वो गांव के बीचों बीच पहुंचा तो उसने गांव को खौफ की एक रात में डूबा हुआ देखा, क्योंकि गांव वालों ने एक बड़ा सा झुंड बना रखा था और सभी लोग आपस में अनाप शनाप बातें कर रहे थे। नीतू भी उस भीड़ के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि गांव का एक जवान लड़का अमर, जिसकी मौत हो गई थी, जिसके माता पिता उसे काफी पहले ही इस जीवन से छोड़कर जा चुके थे,
मगर आज उसका पूरा परिवार ही खत्म हो गया। लेकिन बाद में जो पता चला उसे सुनकर सभी के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई, क्योंकि कुछ देर बाद ही अमर के शरीर में फिर से सांसें आने लगी और फिर उसे गांव के पुजारी के पास लेकर गए, जो औषधियों के द्वारा बीमार मनुष्य की सहायता करने में सक्षम थे। जब सभी गांव वाले लोग उनकी शरण में पहुंचे और अमर के साथ हुई पूरी घटना के बारे में बताया गया, तो उन महाराज ने जो बताया वो एक प्राइवेट बात बनकर रह गई। कुछ लोग इन चीज़ों को भ्रम मानते थे और साथ ही यह बात गांव के हर एक नौजवान लड़के से छुपाई गई। उस दिन नीतू अपने कॉलेज की तरफ चल दिया। जब वो वापस लौट रहा था तो उसे अमर का नहीं बल्कि उस लड़की का ख्याल आया, जो उसे बार बार अपने आसपास मंडराने का एहसास कराती है। उस दिन भी वो जब घर पहुंचा तो उसने उस पुराने पड़े मकान की छत के ऊपर देखा तो वहां कोई नहीं था। उस भयानक धूप जैसे माहौल में सब कुछ सामान्य लग रहा था। नीतू भी अपने खाने के बाद एक पुस्तक लेकर बैठ गया और पढ़ाई पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगा। वो अच्छे से पढ़ाई कर ही रहा था कि उसे एक सुरीली और काफी मन लुभाने वाली आवाज सुनाई दी, जो बिल्कुल उसके घर के बाहर से ही आ रही थी। लिहाजा जब वो अपने घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि वह लड़की उसके घर के सामने एक वृक्ष के नीचे खड़ी होकर नीतू को अपनी तरफ आने का इशारा कर रही थी। नीतू को और क्या चाहिए था, वो तुरंत उस लड़की के पास पहुंच गया। पता नहीं नीतू में ऐसा क्या था कि वो लड़की हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी थी। उस लड़की ने नीतू के साथ बातचीत करना भी शुरू कर दिया। लगभग 2 घंटे तक वो दोनों उसी जगह पर आपस में इधर उधर की बातें करने लगे और फिर उस लड़की ने कहा, अब हम शाम को मिलते हैं। जहां उसने नीतू को गांव के पीपल के पेड़ के नीचे मिलने को कहा और फिर सूरज की किरणें धीरे धीरे धरती से गायब होने लगी। पूर्व दिशा की ओर से छाने वाला मंद मंद अंधेरा इस वक्त आने वाली काली रात का इशारा कर रहा था। लेकिन अमर के साथ हुए इस बड़े हादसे के कारण गांव के अंदर एक जोरदार सन्नाटा पसरा हुआ था। लोगों की हिम्मत नहीं थी कि वो अपने घर से बाहर निकल सके। मगर खाना वाना खाने के पश्चात नीतू को अब रात होने का इंतजार था। वो आज उसी लड़की से मिलने के लिए बेताब था, जो कुछ देर पहले उससे रात में मिलने की बात बोलकर गई थी। उसी वक्त नीतू अपनी चारपाई से उठ और खौफ के आतंक की ओर चल पड़ा, क्योंकि वह गांव पूरे अंधेरे में डूबा हुआ था और अब तो वह गांव प्रेत बाधित भी बन चुका था। मगर नीतू इन सब बातों से बिल्कुल अनजान था। वह अंततः गांव के अंदर पहुंच ही गया। जब वो गांव में पहुंचा तो गांव की जलने वाली एकमात्र लाइट भी आज बंद नजर आ रही थी। अब उसका रीजन तो नीतू नहीं जानता था, मगर बाद में वो उस वृक्ष के नीचे पहुंच गया, जहां उसने उस लड़की को देखा जो काफी सुंदर और स्वीट सी लग रही थी। उसके सामने जाते ही नीतू अपना कंट्रोल खोने लगा। उस लड़की ने पहले से ही चादर बिछाकर सारा इंतजाम कर रखा था। अब नीतू अपने आप पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाया और उस लड़की के साथ बिस्तर पर लेट गया। करीब 1 घंटा बीत चुका था और नीतू की हालत काफी खराब होने लगी। अब वो बुरी तरह से अपने आप को थका हुआ महसूस करने लगा। उस वक्त उस लड़की का शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। उसका शरीर अब किसी भयानक चुड़ैल की तरह बन चुका था और कुछ देर के बाद ही नीतू संभोग के वक्त ही बेहोश हो गया। फिर जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि अब वो उसी पीपल के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था और उसे काफी पेन भी महसूस हो रहा था। और उस लड़की का वो रूप जिसे देख नीतू बेहोश हुआ था, उसे सोचकर वो आज भी कांप उठता है। नीतू ने इस घटना के बारे में सिर्फ उन्हीं बाबा को बताया, लेकिन बाद में नीतू को जो पता चला उसे सुनकर वो दहल उठा। उस पुजारी बाबा ने बताया कि पिछले जन्म में वो यक्षिनी तुम्हारी प्रेमिका हुआ करती थी। शायद यही वजह रही होगी कि उसने संभोग करने के बावजूद भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, वरना वो संभोग के बाद इंसान की याददाश्त खत्म कर देती है। नीतू ने उसी दिन उससे अपना पीछे छुड़वाने के लिए उस गांव को अलविदा कह दिया। लेकिन नीतू नहीं जानता था कि इसका अंजाम भले ही उसे ना भुगतना पड़े, मगर उस यक्षिनी नाम का कहर इस कदर इस गांव पर टूट पड़ा कि धीरे धीरे उस गांव के अंदर से लोगों ने निकलना ही बेहतर समझा और उसके कुछ दिनों बाद ही वह पूरा का पूरा गांव एक खंडर के रूप में स्थापित बन चुका था। लोग आज भी उस गांव का नाम सुनने के बाद कांप उठते हैं।
तो चलिए दोस्तों, आज की दूसरी कहानी सुनते हैं। कहानी एक छोटे से परिवार की है। उस परिवार में कुल मिला के 5 लोग थे, माँ, पापा और 3 बेटियां। इनका परिवार एक खुश और संपन्न परिवार था। माँ और पापा यानी कि राकेश और सलोनी, यह दोनों स्कूल में टीचर थे। अपने बच्चों की पढ़ाई और देखभाल ये दोनों अपने काम के साथ करते थे। इनकी बड़ी बेटी का नाम प्रिया था। वो 22 साल की थी और उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। उसे बेंगलोर में काम मिल गया था। वो काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर ही रहती थी। कई महीनों के बाद उसे कुछ दिनों की छुट्टियां मिली थी। उसने सोचा क्यों ना मैं ये छुट्टी अपने परिवार के साथ बिताऊं। वो अपना सारा काम खत्म करके बेंगलोर से कुछ दिनों के लिए अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद उसे देख सब बहुत खुश हो जाते हैं। प्रिया की और 2 बहनें थी। उससे छोटी वाली बहन का नाम रिया और सबसे छोटी वाली बहन का नाम रानी था। उसे सब वापस देख के बहुत खुश थे। वो घर पे अपना परिवार देख के खुशी से फूली ना समा रही थी। उसने घर वालों को अपनी छुट्टियों के बारे में बताया। उसकी यह बात सुन सब बहुत खुश हुए। उसने अपने माँ पापा से कहा क्यों ना हम आसाम घूमने जाएं। उसके पापा ने कहा तेरी माँ और मैं बहुत बिजी हैं, एक काम कर अपने बहनों के साथ चली जा। पहले तो प्रिया सबके साथ जाना चाहती थी, पर बाद में वो अपने बहनों के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। वो अगले ही दिन आसाम के लिए निकल जाते हैं। प्रिया को जंगल बहुत पसंद था, तो वो अपनी दोनों बहन को लेके नागाओं के जंगल में जाती है। जंगल में कई प्रकार के फूल पेड़ थे। उन्हें देख तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। वो तीनों बहुत मजा कर रहे थे। चलते चलते वो तीनों एक झरने के पास आ गए। झरना काफी मनमोहक था। उसे देख वो लोग कुछ देर के लिए वहीं रुक गए। प्रिया ने सोचा अब झरने के पास आ ही गए हैं तो क्यों ना नहा लिया जाए। प्रिया ने अपनी बहनों से पूछा कौन कौन नहाएगा, तो रिया ने फट से कह दिया दीदी मैं भी आपके साथ नहाने चलूंगी। रानी पानी से बहुत डरती थी, तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। प्रिया ने रानी से पूछा क्या तुम नहीं चलोगी छोटी। रानी बोली नहीं दीदी आप दोनों जाओ, मैं बाहर से आपको देख के मजे कर लूंगी। प्रिया और रिया ने कई बार रानी को मनाने की कोशिश की, पर रानी नहीं मानी। आखिर में प्रिया और रिया को रानी को बाहर छोड़ के जाना पड़ा। प्रिया और रिया झरने का लुत्फ लेने लगी और उन्हें बाहर से देखती रानी मन ही मन सोच रही थी काश मैं भी इनके साथ होती। प्रिया ने रानी का लटका हुआ मुंह देखा तो दोबारा फिर से एक बार रानी को पूछा क्या तुम भी आना चाहती हो। रानी ने कहा हाँ दीदी मैं भी आना चाहती हूँ, पर मुझे पानी से बहुत डर लगता है। प्रिया बोली तुम वहीं रुको मैं तुम्हें लेने आती हूँ। रानी अंदर जाने के लिए तैयार ही थी, तभी उसे ऐसा लगा जैसे सामने वाले पेड़ से कोई उसे घूर रहा है। रानी ने फट से प्रिया को कहा दीदी वहाँ कोई है। प्रिया ने पलट के फौरन ही वहाँ देखा, पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा था। प्रिया बोली वहाँ कोई नहीं है, तुम आओ हम मजे करेंगे। पर रानी प्रिया की बात ना सुनते हुए उस पेड़ के पास भागने लगी। रानी को वहाँ भागता देख रिया और प्रिया भी उसके पीछे पीछे भागने लगे, पर रानी को पेड़ के पास कोई नहीं दिखा। प्रिया और रिया जब उस पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा वहाँ कोई नहीं है। प्रिया ने रानी से पूछा कौन था यहाँ। कोई नहीं है, तुम किसे देखने आई थी। रानी बोलती है दीदी सच में यहाँ कोई था, मैंने किसी को देखा था, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। रानी भागते हुए वहाँ गई। इस बात पे प्रिया को बहुत गुस्सा आ गया। प्रिया रानी को डांटने लगी। प्रिया ने कहा जब तक मैं ना बोलूँ तुम दोनों कुछ भी नहीं करोगे। रानी और रिया प्रिया की जिम्मेदारी थी। वो दोनों नादान और नटखट थे। प्रिया नहीं चाहती थी कि जंगल में उन्हें कुछ हो जाए। प्रिया उन सब में सबसे बड़ी थी और उसे ही अपनी बहनों का ख्याल रखना था। प्रिया बोली तुम दोनों इसी पेड़ के नीचे बैठो, मैं झरने से अपना कपड़ा लेके आती हूँ। प्रिया कपड़ा लेने गई और उसके पलक झपकने तक अचानक से रिया और रानी वहाँ से गायब हो जाते हैं। प्रिया चौंक जाती है, अभी उसकी दोनों बहन यहाँ थी, अचानक से वो गायब कहाँ हो गई। प्रिया उन दोनों को ढूंढने लगी। प्रिया ने उन दोनों को बहुत ढूंढा, लेकिन रिया और रानी नहीं मिली। फिर प्रिया ने फॉरेस्ट ऑफिसर को फ़ोन किया। ऑफिसर उसी जगह पहुंचा जहां से रिया और रानी गायब हुई थी। प्रिया ने ऑफिसर को बताया वो बेंगलोर से आसाम घूमने आए हैं, हम हमारे परिवार के साथ आने वाले थे, पर माँ और पापा आने से मना करने लगे, तो मैं अपनी दोनों बहनों के साथ यहाँ घूमने आई थी। यहाँ जब मैं इस झरने के पास आई तो मैं और रिया झरने में नहाने चले गए और रानी बाहर से हमें देख रही थी। मैंने उसे भी झरने के पास आने को कहा,
वो मान गई थी। जैसे ही मैं उसे लेने जा रही थी, उसे वहाँ उस पेड़ के पीछे कोई दिखा। वो उसे देखने पेड़ के पास गई। मैं और रिया भी उसके पीछे पीछे गए। हमने वहाँ जाके देखा कि कोई नहीं है। मैंने रिया और रानी को यहीं बैठने को कहा और अपने कपड़े लेने झरने के पास आई थी। और जैसे ही मैं वापस आई, पल भर में रिया और रानी यहाँ से गायब हो चुके थे। ऑफिसर ने प्रिया की सारी बातों को बहुत बारीकी से सुना और उसके बाद अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी। रिया और रानी आसानी से मिल जाएं, इसलिए ऑफिसर ने प्रिया से उन दोनों का फोटो ले लिया। इस सब के बाद ऑफिसर ने छानबीन शुरू कर दी। काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी वो निराश ही थे। अब तक उनके हाथ कोई भी सबूत नहीं मिला था, पर ऑफिसर ने हार नहीं मानी। ऑफिसर ने काफ़ी छानबीन की तो उसे छोटी बहन रानी मिली, लेकिन रिया अभी भी लापता थी। रानी बेहोशी की हालत में जंगल के बीच में मिली थी। उसके आसपास छोटी छोटी झाड़ियाँ थी। रानी उन्हीं झाड़ियों में बेहोश पड़ी थी। रानी को होश आते आते शाम हो गई थी। प्रिया और ऑफिसर ने रानी से पूछा, तुम्हारी बड़ी दीदी कहाँ है? दरअसल रानी बहुत छोटी थी। उसकी उम्र करीब 6 साल थी। उसे सही और गलत की समझ बहुत कम थी। पहले तो रानी को समझ नहीं रही थी, पर ऑफिसर और प्रिया के बार बार पूछने पे रानी ने कहा, दीदी को तो भालू अंकल ले गए। ऑफिसर समझ नहीं पा रहा था कि रानी क्या बोल रही है, तो ऑफिसर ने प्रिया को कहा कि अपनी छोटी बहन रिया के बारे में रानी से पूछो और मुझे बताओ। प्रिया के पूछने पे रानी ने कहा, भालू अंकल ले गए उसे। ऑफिसर गुस्सा हो गया और कहने लगा, ये क्या पागलों जैसी बात कर रही हो? भला भालू एक इंसान को क्यों लेके जाएगा? पर रानी भालू के अलावा किसी और का नाम नहीं ले रही थी। प्रिया ने ऑफिसर को समझाया, रानी झूठ नहीं बोल रही है, उसने जो देखा है वही बात बता रही है। ऑफिसर को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगा, मैं इतने सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ, मैंने पहले कभी ऐसा नहीं सुना। दोबारा पूछने पर रानी ने बताया कि भालू अंकल इंसान जैसा दिख रहे थे, पर वो इंसान नहीं थे। उनके नाखून बहुत बड़े बड़े थे और उनके शरीर पे ढेर सारे बाल थे और उनका मुंह काला और भयानक था। पर भालू अंकल बहुत अच्छे थे। भालू अंकल ने हमें खाने के लिए जामुन तोड़ के दिए। मैंने और रिया दीदी ने जामुन खाया, थोड़ी देर खेले और खूब सारे लाल फूल देखे। ऑफिसर ने पूछा, कौन से फूल? रानी बोली, वो तो मुझे नहीं पता, पर उनके पास ढेर सारे फूल थे। ऑफिसर रानी की बात सुन के पूरी तरह सोच में पड़ गया था। उसने आज से पहले इस जंगल में ऐसा कुछ नहीं सुना था। रानी से पूछताछ करने के बाद पता चला, आखिरी बार रिया को उस भालू से शकल के जानवर के पास देखा था। रिया उस भालू के कंधे पे बैठी थी और जामुन खाने के बाद मुझे नींद आ गई और फिर मुझे कुछ भी याद नहीं है। ऑफिसर को लगा उस जामुन में नींद की दवा थी, जिस वजह से रानी सो गई और ये एक किडनैपिंग का केस लग रहा है। ऑफिसर ने फौरन ही पूरे एरिया का छानबीन करवाया जहाँ से वो दोनों गायब हुए थे। वहाँ से लेके जहाँ रानी मिली थी वहाँ तक रानी और रिया के अलावा किसी तीसरे के पैरों के निशान नहीं थे। रानी बार बार यही कह रही थी कि वो भालू अंकल के जैसे ही थे। उनका कद बहुत लंबा था और उनके पैर, शरीर पे बड़े बड़े बाल थे और उनका चेहरा बहुत अजीब सा था। ऑफिसर समझ नहीं पा रहा था कि ये किडनैपिंग का केस है या फिर कोई साजिश। प्रिया और रानी को बिना रिया के अपने घर जाना पड़ा। उस इलाके की बहुत दिनों तक छानबीन की गई, लेकिन रिया के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। कुछ महीनों तक रिया को ढूंढा गया, कोशिश किया गया, पर रिया का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ महीनों बाद फिर से एक लड़की उसी जगह से गायब हुई और ऐसे करके कई लड़कियां वहां से गायब हुई। ना तो उनका शरीर मिला और ना तो उसके बारे में कुछ पता चला। आज ऐसा आलम है कि बच्चे उस जंगल में जाने से डरते हैं और ये एक रहस्य बन के रह गया। ना तो वो बच्चे मिले और ना तो उनका कोई सुराग मिला। मैं वहाँ का फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा नहीं देखा था। पहले यहाँ से कोई गायब नहीं होता था, पर अचानक से बच्चियाँ गायब होने लगी और तो और वहाँ कोई भी सबूत नहीं मिला। इसी वजह से वो इलाका रेड जोन में रखा गया है और अब वहाँ कोई नहीं जाता है। बच्चों का गुम जाना एक रहस्य बन के रह गया और वहाँ लोगों ने जाना पूरी तरह से बंद कर दिया। तो दोस्तों, यह थी आज की पहली कहानी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी है मनीष की। मनीष एक आम इंसान था, पर उसके साथ घटी घटना के बाद वो आम लोगों जैसा नहीं रहा। ये कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है। तो आइए सुनते हैं मनीष के साथ घटी एक खौफनाक कहानी। मनीष अपने परिवार के साथ गांव में रहता था।
गांव से कुछ दूर पे एक कपड़े की फैक्ट्री थी। मनीष वहीं काम करता था। एक दिन अचानक से उस फैक्ट्री में आग लग जाती है। आग लगने की वजह से फैक्ट्री का बहुत बड़ा नुकसान होता है। उस हादसे में कुछ लोग मारे जाते हैं। नुकसान बड़ा होने के कारण वहां के काम करने वालों पे बहुत ज्यादा असर पड़ रहा था। अब नुकसान हुआ था तो फैक्ट्री का मालिक उसकी वसूली वहां काम करने वाले लोगों से कर रहा था। कुछ लोगों को काम से निकालने का फैसला लिया गया और बाकी जो बचे उनकी तनख्वाह कम करने का आदेश फैक्ट्री के मालिक की तरफ से दिया गया। कई लोगों का काम छूट गया और जिनका नहीं छूटा उनकी तनख्वाह कम कर दी गई। मनीष भी उन्हीं में से एक था। इसकी सैलरी भी पहले से कम कर दी गई थी, पर गनीमत ये थी कि उसको काम से नहीं निकाला। पहले मनीष 10 घंटा काम करता था, पर अब सैलरी कम होने के साथ ही वो अब ओवर टाइम भी कर रहा था। अब वो 2 शिफ्ट में काम करता था। ओवर टाइम काम करने वालों को रहने के लिए फैक्ट्री में जगह दे दी गई थी। ओवर टाइम का काम करने वालों को एक कमरा दिया गया था। मनीष के साथ 5 और लोग ओवर टाइम करते थे। कुल मिलाकर वो 6 थे। वो रात के 12 या कभी कभी 2 बजे तक काम करते थे। पूरी रात वो वहीं रुकते थे और दिन के समय कुछ घंटों के लिए घर जाया करते थे। एक रात मनीष करीब 1 बजे काम कर रहा था। उसे किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। वो पहले तो इसे अपना भ्रम समझता है, पर जब वो दोबारा किसी के चीखने की आवाज़ सुनता है तब उसे लगता है कोई मुसीबत में है। वो अपने दोस्तों को कहता है, मैं आता हूँ, तुम काम करते रहो। वो भागता हुआ उस आवाज़ के पीछे जाता है। वो आवाज़ थोड़ी ही दूर से आ रही थी। मनीष भागता हुआ वहाँ से जा रहा था। जब वो भाग रहा होता है तो उसे देख उसका एक दोस्त भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। उस आवाज़ का पीछा करते करते मनीष एक कैबिन के सामने आ रुकता है। मनीष देखता है ये एक कैबिन है, पर इसकी हालत बहुत खराब है। उस कैबिन को मनीष घूर घूर के देखने लगा। उसे वहाँ कोई अजीब चीज़ दिखाई नहीं देती है। जब मनीष थोड़ा और आगे जाता है तो देखता है वहाँ कोई नहीं है। वो आवाज़ उसी जगह से आ रही थी जिस जगह पे कुछ दिन पहले एक बड़ी और भयानक आग लगी थी। मनीष समझ नहीं पा रहा था ये आवाज़ कहाँ से आई। मनीष के पीछे उसका एक दोस्त आ रहा था। वो बोला, ओए मनीष, क्या हुआ, यूं भागता कहाँ फिर रहा है? मनीष बोला, कुछ नहीं यार, लगता है मुझे भ्रम हो गया है। दिन रात काम करके पागल हो गया हूँ। अजीब अजीब आवाज़ सुनाई देने लगी हैं। मनीष का दोस्त बोला, कौन सी आवाज़ सुनाई दे रही है? मनीष बोला, मुझे ऐसा लगा कोई चीख रहा था। मनीष का दोस्त बोला, तेरा भ्रम है पागल, अब चल यहाँ से, यहाँ काम हो रहा है, यहाँ आना मना है। ध्यान कहाँ है तेरा? मनीष बोला, कौन सा काम? उसके दोस्त ने उसको बताया, कुछ दिन पहले फैक्ट्री में आग लगी थी। उस आग की वजह से आधी फैक्ट्री जल गई थी, पता है ना? मनीष बोला, हाँ हाँ पता है, फैक्ट्री जली है, तभी तो इतनी रात में काम करना पड़ रहा है। मनीष के दोस्त ने कहा, हाँ फैक्ट्री में आग लगी थी ना, तब इस कैबिन में 4 लोग थे और वो भी फैक्ट्री के साथ जल गए। वो बेचारे जिंदा जल गए। अब फिर से फैक्ट्री को बनाने का काम शुरू कर दिया है और साथ ही साथ इस कैबिन को भी बना रहे हैं। कुछ दिनों में ये कैबिन फिर से बन जाएगा। कैबिन का काम शुरू हो गया है। देख तूने जमीन खराब कर दी। मनीष जब नीचे देखता है तो वो पूरी जमीन सीमेंट से बनाई गई थी और वो ताजी बनी थी। इसी वजह से वो फ्लोर नीचे दब गई थी। मनीष के दोस्त ने कहा, यहाँ से जल्दी चल, वरना कोई देख लेगा तो सारा नुकसान हमें ही भरना पड़ेगा। मनीष तुरंत ही अपने दोस्त के साथ वहाँ से भाग आता है। आते समय मनीष कहता है, क्या तुम लोगों को कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी थी? मनीष के दोस्त ने कहा, चल यहाँ से, तेरा भ्रम था वो। मनीष अपने दोस्त के साथ वापस आ जाता है। वो दोनों देखते हैं सब अपना काम करके सो रहे हैं। वो दोनों भी चुपचाप बिना किसी से कुछ कहे सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह जब मनीष वापस अपने मन को तसल्ली देने उसी कैबिन के बाहर जाता है तो वो देखता है वहाँ का फ्लोर जो उसने रात में खराब कर दिया था वो बिल्कुल ठीक है। वहाँ किसी के पैरों के निशान भी नहीं थे। मनीष सोचने लगता है मेरे दोस्त ने इस फ्लोर को ठीक कर दिया होगा। वो खुश हो जाता है और वहाँ से अपने घर चला जाता है। घर से वापस आने के बाद उसी रात मनीष और उसके सारे दोस्त दारू पीने का प्लान बनाते हैं। मनीष कभी कभी पीता था, इसलिए उसने कहा अगर मालिक को पता चला तो बहुत डांट पड़ेगी। मनीष का एक दोस्त कहता है, अगर हम पी लेंगे तो कौन सा मालिक को पता चलने वाला है, पी के सीधा हम सोने चले जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस बात से सब सहमत थे और मनीष भी इस बात से सहमत था।
मनीष कहता है चलो अब काम पे लगो, अब जल्दी जल्दी काम खत्म करते हैं, फिर पीने बैठेंगे। रात में काम जल्दी खत्म करके सब पीने बैठ जाते हैं। पीने बैठे ही थे कि मनीष का एक दोस्त बोलता है, अरे रुको रुको, अभी मत पियो, मैं घर से दारू के साथ खाने के लिए कुछ लेकर आया हूँ, चल मनीष हम नीचे से लेके आते हैं। मनीष बोला बहुत जल्दी बता रहा है नाथू, चल अब। मनीष उसके साथ नीचे चला जाता है। वो दोनों जब ऊपर जा रहे थे, नाथू बोला तू चल मैं पेशाब करके आता हूँ। मनीष ऊपर जाने लगा। तभी मनीष को कुछ लोगों की बातें करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि कंपनी की प्रोडक्शन दिन पर दिन कम होती जा रही है। मालिक गुस्सा हो रहे थे, प्रोडक्शन कम क्यों हो रहा है, और तो और हमारे फैक्ट्री में कोई ऐसा है जो माल की हेरा फेरी कर रहा है। जब मनीष ये बात सुनता है तो वो फौरन ही अपने दोस्त नाथू को इसके बारे में बताता है। उसका दोस्त बोलता है पागल हो गया है क्या, तूने पहले ही पी ली है क्या, या बिना पिए नशा चढ़ गया है, इतनी रात में हमारे अलावा इस पूरे फैक्ट्री में कोई नहीं है। मनीष बोलता है चल मेरे साथ ऊपर। मनीष और नाथू जब ऊपर जाते हैं तो मनीष कहता है यहीं से आवाज आ रही थी। नाथू कहता है तू जिस कैबिन की बात कर रहा है उस कैबिन में काम चालू है, वहीं पे 4 लोग जिंदा जल गए थे, लगता है दारू सूंघ के नशा हो गया है तुझे। मनीष बोलता है सच में यार, वहां से आवाज आ रही थी, मैंने कल भी इस कैबिन से किसी के चीखने की आवाज सुनी थी। मनीष का दोस्त बोलता है अच्छा तू कैबिन के अंदर चल और खुद ही देख ले कौन है वहाँ। मनीष ने कहा हाँ चल देखूं कौन है। मनीष और नाथू वहाँ जाते हैं। जाने के बाद मनीष देखता है कि सच में वहाँ कोई भी नहीं है। मनीष सोच में पड़ जाता है, अभी यहाँ कुछ लोग बात कर रहे थे, अचानक से वो लोग कहाँ चले गए। मनीष इस बात से परेशान हो गया। उसने नाथू से कहा मैंने कल भी आवाज सुनी थी और आज भी इस कैबिन से कुछ लोगों की आवाज सुनाई दे रही थी। नाथू बोला तू चल यहाँ से, तू ज्यादा काम मत किया कर, थकान की वजह से तू अजीब अजीब बातें कर रहा है। नाथू मनीष को कैबिन से बाहर ले गया और समझाने लगा बहकी बातें बाकी लोगों के सामने करेगा तो सब तुझे पागल समझेंगे, उनके सामने अपना मुंह बंद रखना। नाथू उसे बाकी लोगों के पास वापस ले गया। अब मनीष का मन दारू पीने का नहीं था, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वो बस यही सोच रहा था कि वो आवाज कहाँ से आ रही थी। उसके दोस्त मनीष को पीने के लिए दारू देते हैं पर वो उसे छोड़ के वहां से चला जाता है। वो फैक्ट्री से निकल के बाहर आ जाता है। बाहर उसे बैठने को नहीं मिलता है। वो कुछ देर घूमने लगता है और ताजा हवा और रात का मजा ले रहा था। फिर मनीष को एहसास होता है काफी समय हो गया है, अब उसे वापस जाना चाहिए। तो वो वापस फैक्ट्री की ओर जाने लगता है। वो जा ही रहा था कि उसने फैक्ट्री के बाहर से देखा कि फैक्ट्री में आग लगी है। मनीष आग देख के हैरान रह गया। मनीष बिना सोचे समझे फैक्ट्री की ओर भागने लगा। मनीष ने सोचा आग धीरे धीरे बढ़ रहा है, मैं अकेले इसे नहीं बुझा पाऊंगा, मुझे अपने दोस्तों को साथ ले जाना चाहिए। वो अपने दोस्तों को आवाज देता है आग लगी है, आग लगी है। पर सबने पी रखी थी और पीने के बाद सब सो गए थे, कोई उठने का नाम नहीं ले रहा था। मनीष ने अपने दोस्तों को उठाने की कोशिश की पर कोई उठ नहीं रहा था। मनीष कुछ सोच पाए उससे पहले वो आग बढ़ने लगी। मनीष फौरन ही आग की तरफ भागा। उसने देखा जहां आग लगी है वहां 4 लोग बैठे हैं और वो बातें कर रहे हैं। मनीष जोर जोर से चिल्लाने लगा बाहर आओ, आग लगी है, आग बढ़ रही है, बाहर आओ जल्दी, जल जाओगे, बाहर आ जाओ। वो चारों बाहर नहीं आ रहे थे। मनीष सोच रहा था कैसे बेवकूफ लोग हैं ये, इन्हें आग दिखाई नहीं दे रही है क्या। मनीष बार बार बाहर आओ चिल्ला रहा था पर उनमें से कोई भी उठने का नाम नहीं ले रहा था। मनीष चिल्ला चिल्ला के तंग आ गया था। उसने सोचा मैं इन्हें बाहर निकाल सकता हूँ, ये बाहर ही नहीं आ रहे हैं, मैं ही कुछ करता हूँ। मनीष फौरन ही आग में कूद जाता है। वो जब आग में कूदा उसे लगा मुझे जलन होगी पर ऐसा नहीं था, उसे ठंडा लग रहा था। वो इस बात से हैरान था कि मैं आग से जल क्यों नहीं रहा हूँ। उसने देखा वो 4 लोग अब भी बातें कर रहे हैं। मनीष भागता हुआ अंदर गया पर उसे जरा भी जलन महसूस नहीं हो रही थी। वो जब उन चारों के पास गया और बोला चलो बाहर, कब से बुला रहा हूँ, सुन क्यों नहीं रहे हो, कब से चिल्ला रहा हूँ, चलो आग बढ़ रही है। पर वो चारों अभी भी आपस में बातें कर रहे थे और ऐसा लग रहा था मनीष वहाँ है ही नहीं, उसकी बातें कोई सुन ही नहीं रहा था। तभी मनीष को गुस्सा आ गया और वो बोला चलो अब मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे मरना नहीं है। फिर भी मनीष की बातों का जवाब कोई भी नहीं दे रहा था। मनीष ने खुद से कहा ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इन्हें खींच के ले चलता हूँ। मनीष जैसे ही एक आदमी को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है उसका हाथ उस आदमी के आर पार हो जाता है।
और मनीष डर के मारे वहीं गिर जाता है। मनीष समझ चुका था कि ये लोग इंसान नहीं आत्मा है, पर वो इतना डरा हुआ था कि हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो चारों मनीष के ऊपर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे थे। वो सब आपस में बात कर रहे थे। कुछ समय तक मनीष बहुत डरा हुआ था। डर के मारे वो हाथ जोड़े हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। जब उसे समझ आया ये लोग आपस में बात कर रहे हैं, मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो क्यों ना मैं यहाँ से भाग जाऊं और अपनी जान बचा लूं। मनीष धीरे से खड़ा हुआ और धीमे पांव चलने लगा। चलते चलते उसे एक ख्याल आया, ये लोग मुझे परेशान नहीं कर रहे हैं, डरा नहीं रहे हैं, कुछ तो अजीब है। मनीष इतना सोच ही रहा था कि वहाँ उसका एक दोस्त आ जाता है। मनीष का दोस्त आवाज देता है और कहता है, कहाँ गया था मनीष? सब तेरा इंतजार करते करते सो गए। मनीष कहता है, यहाँ आग लगी है, ये देखिए चारों को। मनीष का दोस्त बोला, किसे देखूं? अचानक से आग, वो चारों लोग सब गायब हो जाते हैं। ये देख मनीष बहुत डर जाता है। मनीष फौरन ही अपने दोस्त के वहां से भाग जाता है। मनीष ये सब देख इतना डर गया कि उसे उस रात बुखार हो गया और बुखार की वजह से अगले 5 दिनों तक वो बीमार पड़ा रहा। बीमारी की वजह से मनीष का फैक्ट्री में आना जाना बंद हो गया था, पर मनीष बहुत बेचैन रहता था। उसे रात रात भर नींद नहीं आती थी। ऐसा लगता था जैसे मनीष को कोई चीज अंदर ही अंदर खाई जा रही है। मनीष जब भी सोता उसे आग और वो चारों लोग दिखाई देते। मनीष हर वक्त परेशान रहने लगा। इन 5 दिनों में मनीष अच्छे से सोया नहीं था। उसे आंख बंद करते ही उन चारों का चेहरा दिखाई देता था। काफी दवा लेने के बावजूद भी उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। 5 दिन हो चुके थे, पर वो सपना उसे बार बार आ रहा था। मनीष अब डरा डरा रहने लगा था। मनीष की माँ जब उससे पूछती है, तुझे अचानक से क्या हुआ? तेरी तबीयत ठीक क्यों नहीं हो रही है? कोई परेशानी है क्या बेटा? मनीष बोला, नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, बस काम का थोड़ा टेंशन है, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। मनीष की बातों से उसकी माँ समझ गई थी ये झूठ बोल रहा है। मनीष की माँ ने कहा, मेरे पहचान का एक डॉक्टर है जो गांव में रहते हैं और वो काफ़ी पहुँचे हुए हैं। तू एक बार मेरे साथ उनके पास चल, वो तुझे ठीक कर देंगे। मनीष ने कहा, इतने दिनों से यहाँ वहाँ भाग रहा हूँ, चल अब एक बार तेरे उस पहुँचे हुए डॉक्टर के पास भी चल देता हूँ। मनीष की माँ ने उससे झूठ बोला था। दरअसल मनीष की माँ उसे एक बाबा के पास ले जा रही थी, पर यह बात मनीष को पता नहीं थी। अगले दिन सुबह ही मनीष अपनी माँ के साथ जाता है। जब वो वहाँ जाता है तो मनीष अपनी माँ पे काफ़ी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, मैं ये अंधविश्वास में भरोसा नहीं करता हूँ, तू मुझे ये कहाँ ले आई है? मनीष की माँ ने कहा, अब यहाँ तक आया ही है तो एक बार बाबा से मिल ले। मनीष बहुत गुस्से में था, पर उसने अपनी माँ की बात मान ली। मनीष उस बाबा के पास गया। बाबा ने जब मनीष को देखा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा, आज से पहले मैंने मनीष जैसा आदमी नहीं देखा है। मनीष की माँ ने कहा, क्यों बाबा, मेरे बेटे में कुछ खास है क्या? बाबा ने कहा, हाँ, तेरे बेटे में कुछ खास है। इसके सर पे 4 आत्माओं का बसेरा है और ये अब तक जिंदा है। ये सुनते ही मनीष और मनीष की माँ दंग रह गए, मानो कि उनके होश उड़ गए थे। मनीष बोला, आप कुछ भी बोल रहे हो, मेरी माँ को डराने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें फूटी कोड़ी नहीं दूंगा। मनीष उठ के जाने लगा और बोला, चल माँ यहाँ से, ये एक ढोंगी बाबा है। मनीष जा ही रहा था कि बाबा ने कहा, क्यों, तूने चारों का चेहरा नहीं देखा क्या? भूल गया क्या उनका चेहरा? अब सपने आने बंद हो गए क्या? मनीष पलटा और बोला, यह आपको कैसे पता? बाबा बोले, बेटा मुझे सब पता है, तेरे साथ जो हो रहा है वो किसी और के साथ नहीं हो सकता। उन चारों ने तुझे चुना है। ये सुन मनीष अचंभित में पड़ गया। मनीष की माँ ने कहा, इसे चुना है, इसका क्या मतलब है? मेरे बेटे की जान खतरे में है क्या? इसे कुछ होगा तो नहीं? क्या वो इसे मार देंगे? बाबा बोले, डरो मत, वो चारों इसे कुछ बताना चाहते हैं, पर वो क्या बता रहे हैं वो बस मनीष ही समझ सकता है। बाबा ने कहा, तेरी हालत दिन ब दिन खराब होती जाएगी, तुझे जल्द से जल्द पता करना होगा वो लोग क्या कहना चाहते हैं। मनीष कहता है, उन्होंने मुझे चुना है, पर मैं ही क्यों? मैंने किसी को मारा नहीं, मैंने किसी को परेशान नहीं किया, फिर वो मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? क्या मेरी वजह से किसी को नुकसान पहुंचा है? बाबा ने कहा, तुम लोग फालतू की बातों को दूर रखो, वो चारों अकाल मृत्यु में मरे हैं, वो तुझे कुछ बताना चाहते हैं, तू समझने की कोशिश कर वो क्या कह रहे हैं। मनीष ने कहा, मैं कैसे पता करूं कि वो क्या कहना चाहते हैं? बाबा ने कहा, तुझे सपने के जरिए वो कुछ बताना चाहते हैं, तू अपने सपनों पे ध्यान दे और देख वो क्या समझा रहे हैं। मनीष ने कहा,
आज मैं यही आपके पास रुकता हूँ, आप ही मुझे सही गलत समझाओ। बाबा ने कहा, तू पूरे दिन सोना मत, रात में एक लंबी और गहरी नींद सोना। बाबा की बात से मनीष सहमत था। मनीष और उसकी माँ पूरे दिन बाबा के पास गुजारते हैं और जब रात होती है तो बाबा मनीष के लिए कमरा तैयार करवाते हैं जिसमें भगवान की मूर्तियाँ, गंगा जल और तुलसी रखा हुआ था। गंगा जल मन की शुद्धिकरण के लिए, तुलसी के पत्ते मन को शांत करने के लिए और भगवान की मूर्तियाँ काले साए से बचने के लिए। थोड़ी देर बाद मनीष सोने चला गया। मनीष को फिर से वही सपना आने लगा। मनीष सपने में देख रहा था काफ़ी अंधेरा पसरा है और काफ़ी रात हो चुकी है। वो चारों आपस में बात कर रहे हैं। उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। कंपनी की प्रोडक्शन दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। मालिक गुस्सा हो रहे थे, प्रोडक्शन कम क्यों हो रहा है। और तो और हमारी फैक्ट्री में कोई ऐसा है जो माल की हेरा फेरी कर रहा है। हर बार मनीष यहीं तक सपना देखता था और डर के मारे उसकी नींद खुल जाती थी। पर आज वो बिना डरे सपना देख रहा था। काफ़ी देर तक वो चारों आपस में बात कर रहे थे। फिर अचानक से एक आदमी आया। उस पांचवें इंसान का भी चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उस पांचवें इंसान से वो चारों बहस करने लगे। बहस झगड़े में बदल गया और वो पांचवा आदमी सबको धक्का दे के कैबिन से बाहर आता है और कैबिन को बाहर से बंद कर देता है। वो चारों खोलो खोलो चिल्लाते रहे पर उसने दरवाजा नहीं खोला। कपड़े की फैक्ट्री होने की वजह से हर जगह कपड़ा बिखरा हुआ था। उस पांचवें आदमी ने लाइटर निकाला और कैबिन के बाहर आग लगा दिया। लाइटर से आग लगा के लाइटर वहीं फेंक के वो आदमी भाग गया। देखते ही देखते वो आग फैक्ट्री में फैल गई। आधी फैक्ट्री आग के चपेट में आ जाती है और वो कैबिन कुछ ही मिनटों में जल के राख हो गया। वो चारों चीखते रहे पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला और उन्होंने दम तोड़ दिया। वो चारों जिंदा जलाए गए थे। तभी मनीष की नींद खुल जाती है और वो बाबा को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। उसे बाबा बाहर मिलते हैं। बाबा उसे इस हालत में देख समझ गए थे। इसे पता चल गया है वो चारों क्या कहना चाहते हैं। मनीष ने कहा, बाबा मैं समझ गया हूँ, वो चारों मरे नहीं थे, मारे गए थे। किसी ने उस फैक्ट्री में आग लगाई थी और वो चारों इसी वजह से जिंदा जल गए। जिस वजह से फैक्ट्री में आग लगी थी और वो चारों जिंदा जल गए। उनमें से किसी का भी चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। सबका चेहरा धुंधला था। बाबा ये सुनते ही समझ गए वो चारों मनीष के द्वारा इंसाफ चाहते हैं। उन्होंने कहा, तू फौरन ही फैक्ट्री जा और पता कर वहाँ ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से वो चारों मारे गए थे। मनीष फौरन ही फैक्ट्री की ओर निकल पड़ता है। कुछ घंटों बाद मनीष फैक्ट्री पहुँच जाता है। वो देखता है कि उसके सारे दोस्त काम खत्म करके सोए हुए हैं। वो बिना किसी को जगाए कैबिन की ओर चला जाता है। वो देखता है कैबिन का काम बस पूरा होने वाला है। वो कैबिन के अंदर चला जाता है। मनीष को आज उस कैबिन में से गर्माहट महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कैबिन में कुछ और लोग हैं। मनीष को लग रहा था कि वो चारों मनीष के साथ ही हैं। मनीष कैबिन के अंदर और कैबिन के बाहर वो लाइटर को ढूंढने लगा जो उस पांचवें इंसान ने फेंका था। पर उस कैबिन को एक बार फिर से बनाया जा रहा था। इसी वजह से उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। मनीष काफ़ी परेशान हो जाता है और सिर पकड़कर वहीं बैठ जाता है। तभी एक जोर का हवा का झोंका आता है और मनीष ऊपर देखने लगता है। मनीष को हवा में कुछ उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। पहले तो उसने उस पर ध्यान नहीं दिया पर थोड़ी देर बाद मनीष को एहसास हुआ इस कैबिन की खिड़की बंद है तो ये हवा कहाँ से आ रही है। मनीष उस हवा का रुख देखने लगा। उसने देखा हवा में धुआं जैसा कुछ है जो कैबिन से बाहर जा रहा है। मनीष समझ गया वो आत्मा मनीष को कुछ कहना चाहती है। मनीष उस धुएं के पीछे पीछे जाने लगा। थोड़ी दूर पे वो धुआं अचानक से गायब हो गया। मनीष हड़बड़ा के यहाँ से वहाँ देखने लगता है। मनीष अपने आसपास और ऊपर नीचे देखने लगता है। मनीष ने देखा कैबिन के सामने वाले दीवार पे कैमरा लगा है। मनीष समझ गया हो ना हो इसमें जरूर कुछ रिकॉर्ड होगा। मनीष ने अपने मालिक को फ़ोन किया और फौरन ही उसे फैक्ट्री में बुलाया। मनीष का मालिक आने से मना कर रहा था पर मनीष ने कहा बात फ़ायदे और नुकसान की है, अगर आप नहीं आए तो जान माल का खतरा है। ये सुनने के बाद मालिक आने को तैयार हो गया। सुबह के करीब 4 बज रहे थे। मनीष का मालिक आया और कहने लगा, क्या हुआ, तुमने इतनी सुबह मुझे क्यों बुलाया है? कौन सा जान माल का नुकसान हो रहा है मेरी फैक्ट्री में? ऐसा क्या हुआ जो तुम सूरज निकलने तक रुक नहीं सकते थे? मनीष ने कहा, मालिक बात बहुत बड़ी है,
मालिक ने पूछा क्या हुआ, साफ साफ बोल। मनीष ने कहा मालिक फैक्ट्री में आग लगी नहीं थी, लगाई गई थी। मनीष की बात सुन के मालिक अचंभित में पड़ गया। वो सोचने लगा ये क्या कह रहा है, तूने पी रखी है क्या? मनीष ने कहा मैं अपने पूरे होशो आवाज में बोल रहा हूँ। कुछ दिनों से मुझे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और फैक्ट्री का सपना आता था। फैक्ट्री का वो कैबिन बार बार मेरे सपने में आता था जिस कैबिन में आग लगी थी। मैंने देखा कि 4 लोग आपस में कुछ बात कर रहे हैं। तभी वहाँ कोई आके लड़ने लगता है और थोड़ी देर बाद आग लगा के भाग जाता है, पर मैंने उनमें से किसी का चेहरा नहीं देखा है। मनीष का मालिक सोच रहा था इसने पी रखी है। वो बोला फालतू की बातें मत कर, लगता है तेरी पगार काटनी पड़ेगी। मनीष बोला नहीं नहीं मालिक, आप एक बार कैमरा की रिकॉर्डिंग देखो, आप सब समझ जाओगे। मालिक ने कहा अगर रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं मिला तो तेरी साल भर की पगार काट दूंगा। मनीष ने कहा हाँ मुझे मंजूर है। मालिक ने पूछा तुझे कैसे पता कैमरे में कुछ है? मनीष ने कहा लंबी कहानी है, बताऊंगा बाद में, पहले चेक करो। मनीष के दावे और हौसले को देख मालिक समझ गया था कुछ तो बात जरूर है जो ये इतने हौसले बुलंद करके बोल रहा है। मनीष और मालिक फैक्ट्री के सिक्योरिटी रूम में रिकॉर्डिंग देखने चले जाते हैं। रिकॉर्डिंग शुरू करते समय उन्हें कुछ अजीब नहीं दिखता है। फिर मनीष मालिक को याद दिलाता है आग रात को 2 बजे लगी थी और शुक्रवार की रात थी, उस रात की रिकॉर्डिंग देखो। मालिक मनीष का मुंह लगातार घूरे जा रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो मनीष है। मालिक ने उस रात की रिकॉर्डिंग निकाली और देखने लगे। मनीष और मालिक ने उस रिकॉर्डिंग में जो देखा वो देखने के बाद दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। मनीष और मालिक ने देखा कि वो 5वां आदमी कोई और नहीं मालिक का छोटा भाई रघु है। मालिक ये देखने के बाद वहीं जमीन पे गिर पड़े। मालिक कहने लगे मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता, पर मनीष ने कहा देखो आपके भाई ने क्या किया है। मालिक ने देखा उसका भाई रघु उस कैबिन में आया, उन चारों से बहस करने लगा। कुछ देर बाद गुस्से से कैबिन के बाहर आया, बाहर से कैबिन बंद किया और लाइटर निकाल के आग लगाकर वहां से निकल गया। मनीष के मालिक ने फौरन ही पुलिस स्टेशन में फोन किया और अपने भाई रघु के खिलाफ 4 लोगों को जिंदा जलाने और फैक्ट्री में आग लगाने का केस दर्ज करवाया। कुछ ही घंटों में रघु को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने जब रघु से पूछताछ की तब उसने बताया फैक्ट्री की सारी हेराफेरी वो करता था। उन चारों को हेराफेरी के बारे में पता चल गया था। जब उन्होंने मुझे इस बारे में बताया कि हम तुम्हारी चोरी मालिक को बता देंगे तो मैंने कहा ले दे के बाद खत्म कर लेते हैं, पर वो चारों बहुत ईमानदार थे। वो पैसे लेने से सरासर मना कर रहे थे। इसी वजह से हमारे बीच झगड़ा हो गया और मैंने गुस्से में आके उन्हें जिंदा जला दिया। मैं बहुत डर गया था इसलिए वहां से भाग गया। ये सुनने के बाद मनीष की जान में जान आई। उसे लगा फैक्ट्री में सब ठीक हो जाएगा। रघु की गिरफ्तारी की खबर हर जगह फैल गई थी। आसपास में सबको पता चल गया था कि रघु ही वो आदमी था जिसने कपड़े की फैक्ट्री में आग लगाई थी। अब सब ठीक हो गया था, ना ही किसी की आवाज ना ही कोई हलचल, अब सब ठीक हो गया था। पर कुछ दिन बाद पता चला कि रघु की मौत हो गई। उसके मौत का कारण किसी को पता नहीं था, ना कोई घाव ना कोई चोट। उसकी मौत एक रात जैसी थी। रघु के मौत के बाद से मनीष भी गायब था। मनीष का गायब होना और रघु का मरना बहुत अजीब था, पर यह बस एक रहस्य बन के रह गया। किसी को कुछ भी पता नहीं चला, ना तो रघु के मौत का कारण पता चला और ना तो मनीष के गायब होने का राज। मेरा नाम बिमला है, मैं मनीष की माँ हूँ। मेरे बेटे को गायब हुए आज से साल भर हो गया है, पर हमें उसकी कोई खबर नहीं मिली। पुलिस वालों ने काफी ढूंढा पर मनीष कहीं नहीं मिला। एक दिन अचानक रघु मर जाता है और मेरा बेटा मनीष गायब हो जाता है। मनीष बहुत शांत स्वभाव का था, पर कुछ दिनों से उसके आदतों में कुछ बदलाव दिखाई दे रहा था। रघु के गिरफ्तारी के बाद से मनीष रात रात भर किसी से बात करता था। ऐसा लगता था जैसे उसके कमरे में कुछ लोग हैं। मैंने सोचा खुद ही बड़बड़ा रहा है, पर अगर जान लेती कि वो किससे बात कर रहा है तो शायद आज मेरा मनीष मेरे साथ होता। आज की कहानी हमें कोलकाता से निशा जी ने भेजी है, तो अब मैं आप सभी को कहानी निशा जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम निशा है, मैं कोलकाता में रहती हूँ। मेरी उम्र 22 साल है। आज से करीब 4 साल पहले जो मेरे साथ हुआ उसके बाद से मेरी ज़िंदगी मोड़ पर मोड़ लेती रह गई और उस घटना की वजह से मेरे साथ कोई रहना नहीं चाहता था। मेरे साथ हुई घटना को
मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। हुआ कुछ यूँ था कि मैं अपने परिवार के साथ कोलकाता में रहती थी। मेरे परिवार में यानी कि मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा, बस हम 3 ही लोग रहते थे। हमारा परिवार छोटा होने के साथ साथ बहुत खुश भी था। मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ थी, वो घर के काम करती थी और मेरे पापा अंडमान में काम करते थे। पापा काम के साथ साथ वहीं रहते भी थे और मैं अपनी मम्मी के साथ कोलकाता में रहती थी। कुछ दिनों बाद मेरे पापा ने मुझे और मेरी मम्मी को अंडमान बुला लिया। पहले तो मैं वहाँ नहीं जाना चाहती थी। मेरा स्कूल, मेरे दोस्त सब यहाँ कोलकाता में थे, पर अचानक से पापा ने हमें अंडमान बुला लिया। पर मेरी मम्मी ने मुझे समझाया, परिवार जहाँ होता है वहीं प्यार होता है, हमें तुम्हारे पापा के पास जाना चाहिए। मम्मी की बातों से मैं सहमत थी। जब मैं 11th क्लास में थी तब मैंने कोलकाता छोड़ने का मन बना लिया और जनवरी के महीने में मैंने अपनी मम्मी के साथ अंडमान में रहना शुरू कर दिया। अंडमान में हमारा खुद का घर नहीं था, इसलिए हम वहाँ रेंट पे रहते थे। पापा अंडमान में कई सालों से थे, पर पापा ने वहाँ कोई घर नहीं लिया था। इसी वजह से हमने कई बार अंडमान में घर बदला। हम हर जगह रेंट पे रहा करते थे। मेरे नाना भी अंडमान में रहते थे, पर एक बार पापा और नाना के बीच कुछ बहस हो गई थी, जिस वजह से दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया था। पर जब मेरे नाना को पता चला कि मैं और मेरी मम्मी रेंट के घर में रह रहे हैं, वो फ़ौरन ही हमारे घर आए और कहने लगे, मेरे घर चलो, हमारा खुद का घर है, तुम सब वहाँ चलो, रेंट पे क्यों रहना है। नाना ने मेरे पापा को काफ़ी देर तक समझाया और काफ़ी देर समझाने के बाद भी वो ना बोल रहे थे। मेरे पापा जाने को तैयार नहीं थे, पर मम्मी ने कहा, पुरानी बातों को भूल के एक नई शुरुआत करते हैं और चलते हैं मेरे पापा के घर। आखिरकार मम्मी के समझाने के बाद पापा मान गए और हम नाना के घर शिफ्ट हो गए। मैंने नाना के घर से थोड़ी ही दूर एक स्कूल में अपना एडमिशन करा लिया। एक दिन मेरे नाना ने मुझसे साइंस का एक सवाल पूछा, जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। मैंने नाना को बताया, मेरा साइंस बहुत कमज़ोर है। नाना ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पहचान में एक डॉक्टर हैं जो खाली टाइम में तुझे पढ़ा देंगी। मैं ये सुन बहुत खुश हो गई। कुछ दिन बाद से मैंने डॉक्टर दीदी के पास साइंस पढ़ना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो मैं शाम को पढ़ने जाती थी और फिर नाना रात में मुझे लेने आते थे, पर कुछ ही महीनों में मेरी और डॉक्टर दीदी की दोस्ती हो गई। इस वजह से मैं शाम को उनके घर पढ़ने जाती थी और फिर पूरी पूरी रात वहीं गुजार के अगले दिन सुबह आती थी। मुझे कभी कभी ऐसा लगता जैसे दीदी के घर में हमारे अलावा और भी कोई है जो मुझ पे नज़र गड़ाए हुए है, पर मैंने इसे अपना वहम समझ लिया और इस पर ध्यान नहीं दिया। अब देखते देखते साल बीत चुके थे। मेरी और दीदी की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी और तो और मैं अब उनके साथ घूमने लगी थी। वो भी मुझे अपनी छोटी बहन समझती थी, कभी पराये जैसा बर्ताव नहीं करती थी। डॉक्टर दीदी के घर के पास एक मेडिकल था, हम वहाँ रात में भी आया जाया करते थे। मैं दीदी के साथ रात में घूमने निकलती थी। एक रात मैंने देखा मेडिकल के पास एक सुनसान ग्राउंड है। आज से पहले मेरा ध्यान उस ग्राउंड पे कभी नहीं गया था, पर उस दिन अचानक से मेरा ध्यान वहाँ चला गया। वो ग्राउंड देखने में डरावना था, पर मैं दीदी के साथ थी इसलिए मुझे डर नहीं लगा। फिर कुछ दिनों बाद मुझे पता चला दीदी कुछ महीनों के लिए यहाँ से जा रही हैं। ये सुन के मैं एक बार फिर से अकेला समझ रही थी खुद को, पर दीदी ने जाने से पहले मुझे समझाया, मैं जल्द ही वापस आऊँगी, तू अच्छे से रहना। कुछ दिनों के बाद हमने मेडिकल जाना बंद कर दिया क्योंकि डॉक्टर दीदी कुछ महीनों के लिए बाहर गई थी। लेकिन इसी वजह से मेरा रात में बाहर ना जाने का डर भी ख़त्म हो गया था। तब मैं अपना पूरा समय घर पे बिताती थी। मुझे मेरे परिवार के साथ मज़ा आता था। दीदी के जाने के बाद मैं किसी और के पास ट्यूशन नहीं पढ़ने जाती थी, मैं सिर्फ स्कूल जाती थी। 2 साल से स्कूल में पढ़ रही थी, पर मेरा कोई दोस्त नहीं था। लड़कियां मुझसे बात नहीं करना चाहती थी, पर कुछ लड़के मुझसे बात करते थे। मेरी और उनकी दोस्ती हो जाती थी, पर 2-3 दिनों बाद ही हमारा झगड़ा भी हो जाता था। धीरे धीरे मेरी लड़ाई हर एक लड़के से होने लगी। मैं कुछ भी नहीं करती थी, पर सारे लड़के अपने आप मुझसे दूर होने लगे। कोई भी लड़का 2 या 3 दिन से ज़्यादा मेरे साथ नहीं रहता था। लड़के मुझसे बात नहीं करते थे, तो लड़कियों को लगता था मैं गलत हूँ और इसी वजह से वो सब भी मुझसे दूर चले जाते हैं। मेरा कोई दोस्त ना होने की वजह से
मैं अकेले ही रहती थी, पर मैं अकेली हूँ इसका मुझे एहसास नहीं होता था। मुझे हमेशा लगता था कोई मेरे साथ है। एक दिन हमारे घर में एक पंडित आए। वो सबको बुलाकर आशीर्वाद दे रहे थे। सबको आशीर्वाद देने के बाद उन्होंने मेरी मम्मी से पूछा, आपकी बेटी कहाँ है, उसे भी बुलाओ। मम्मी जोर जोर से निशा बाहर आ, निशा बाहर आ चिल्लाने लगी। मैं ये सुन के बाहर आती हूँ। मम्मी कहती हैं, पंडित जी आए हैं, पैर छू इनके। जैसे ही मैं पैर छूने गई, उन्होंने कहा, कोई तेरे साथ रहता नहीं है। जो भी तेरे साथ रहता है वो 2-3 दिन में तुझे छोड़ के चला जाता है। तेरा कोई दोस्त भी नहीं है। वो सारी बातें बताने लगी जो मेरे साथ घट रही थी। ये सुन के मेरे घर वाले परेशान हो जाते हैं और पूछते हैं, आपको कैसे पता ये सब कि इसका कोई दोस्त नहीं है? ये हमेशा अपने कमरे में ही घुसी रहती है, पता नहीं इसका कोई दोस्त क्यों नहीं है। पंडित जी बोले, इसके ऊपर कोई नज़र गड़ाए बैठा है। कोई है जो इसके कपड़ों को शमशान ले जाकर पूजा कर रहा है, और उसी पूजा की वजह से कोई टिकता नहीं है इसके पास। किसी ने इसके कपड़ों को शमशान ले जाकर किसी प्रकार की पूजा की है, जिस वजह से इसके साथ कोई लड़का नहीं रहता, और इसी वजह से इसकी ज़िंदगी में कोई टिक नहीं रहा है। पंडित जी ने कहा, इसकी ज़िंदगी में कोई लड़का नहीं आएगा, या फिर इसे पूरी ज़िंदगी अकेले रहना होगा। घर वाले ये बात सुनकर घबरा गए, पर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे ये बात बस एक रोमांच जैसी लगी। मैं आत्मा और भूतों पे भरोसा करती हूँ। मैंने कई भूतिया फिल्में देखी थी, और तो और मुझे ये सब बहुत अच्छे लगते थे। पंडित जी की बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं भूतों और आत्माओं से मिलूं। पंडित जी की बात सही थी। मेरी ज़िंदगी में जो भी लड़का आता था वो कुछ ही दिनों में मुझसे दूर हो जाता था। पंडित जी की बात सुन के मुझे लगने लगा मैं भूतों और आत्माओं से मिल सकती हूँ, और एक ना एक दिन मैं उनसे बात भी करूँगी। कुछ ही दिनों बाद मुझे सपने में मेरा स्कूल और मेडिकल के पास वाला ग्राउंड दिखाई दिया, और कुछ दिन बाद से ये सपने मुझे बार बार आने लगे। सपनों में मुझे कोई दिखाई नहीं देता था, बस हर जगह अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था। फिर एक रात सपने में मुझे एक धुंधला साया दिखाई दिया, और मैंने देखा कि स्कूल के ग्राउंड के पोल पे एक लड़की चढ़ रही थी, पर वो चढ़ नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो चढ़ना ही नहीं चाहती है। पर मैं जैसे ही धीरे धीरे आगे चलने लगी, वो लड़की उस पोल पे चढ़ने लगी। मैं उसके पास जाती रही और वो आगे बढ़ती रही। थोड़ी देर बाद वो जाके पोल के ऊपर बैठ गई। मैं उसके पास गई और उसका चेहरा देखने के लिए झुकी। वैसे ही किसी ने मेरे कंधे को पकड़ा और मुझे पीछे खींचा। तभी मेरी नींद खुल गई। मैं ये सबको एक इत्तेफाक समझ रही थी। मैंने इन बातों पे ध्यान नहीं दिया। अब मुझे अंधेरे में रहना अच्छा लगने लगा था। मैं घर से बहुत कम निकलती थी। मुझे अकेले रहना पसंद आने लगा। मैं किसी से मिलती जुलती नहीं थी। मैंने सोच लिया था जब कोई मेरे पास नहीं आता तो मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी। मैं भी किसी से बात नहीं करूंगी। मैं अपना पूरा समय अपने कमरे में बिताने लगी। मेरा घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं होता था। मुझे भूत और आत्माओं पे भरोसा था। मैं उनके बारे में खोज करती रहती थी, उनके बारे में पढ़ती रहती थी। एक दिन अचानक से हमारे घर लाइट चली गई। मैंने कहीं पढ़ा था अगर किसी लड़की पे किसी का साया हो तो अगर वो लड़की अपना खून किसी के नाम पे अर्पण करे तो उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। मैंने सोचा लाइट नहीं है, घर में किसी को भी पता नहीं चलेगा, क्यों ना मैं अपने खून से ये ट्राई करूं। मैंने पास रखी कांच की गिलास फोड़ी और उसका एक टुकड़ा उठा लिया। उस टुकड़े से मैंने अपना हाथ काट दिया और गिरता हुआ खून देख के मैंने मांगा कि मुझे एक ऐसा लड़का मिले जो मुझे प्यार करे, हमेशा मेरा साथ दे, जिसे मैं चाहूँ। मैंने अपना खून लिया और दीवार के कोने पे लगा दिया। मुझे लगा मैं जो मांगूंगी वो तुरंत मिल जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन मैं एक लड़के को देख रही थी और वो लड़का मुझे घूरे जा रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गलत नज़रों से मेरे कपड़ों और मुझे देख रहा था। मैंने मन में सोचा इसका तो एक्सीडेंट हो जाना चाहिए। इतना कहने के बाद मैं फ़ौरन ही वहाँ से चली गई। उसी दिन शाम को मुझे पता चला उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया। ये सुनने के बाद मैं बहुत खुश हुई। मैं खुश इस बात से थी कि अब वो मुझे गलत नज़रों से नहीं देखेगा। अगले दिन सुबह मैं बहुत गुस्से में थी। मम्मी ने मेरी नई ड्रेस जला दी थी। इसी गुस्से में मैंने अपने रूम का गमला तोड़ दिया और गुस्से से घर के बाहर चली आई। पर जब मेरा गुस्सा शांत हुआ तब मैं वापस आई। मेरा गुस्सा शांत होते होते शाम हो गई थी।
जब मैं वापस अपने कमरे में आई, मैंने अपने कपड़े बदले और बैठी रही थी कि मैंने देखा वो गमला सही सलामत वहीं रखा हुआ है जहाँ पहले हुआ करता था। मैं सोच में पड़ गई। सुबह मैंने गमला तोड़ दिया था तो ये यहाँ वापस कैसे आया? मैंने मम्मी को पूछा, मेरे कमरे का गमला आपने बदला है क्या? मम्मी ने कहा, मुझे नहीं पता तू कौन से गमले की बात कर रही है। मैं तुरंत समझ गई कुछ तो गड़बड़ है। मैंने तुरंत ही अपने कमरे का वो दीवार देखा जिस पे मैंने खून लगाया था, और जब मैंने उस दीवार को देखा तो वहाँ खून नहीं था। मैंने अपने कमरे को बंद किया और बोली, अगर इस कमरे में कोई आत्मा है तो वो इस गमले को एक बार फिर गिराए। तुम्हारा इतना इशारा मेरे लिए काफ़ी होगा। पर मेरे बोलने के बाद भी वो गमला नहीं गिरता है। शाम से रात हो गई थी। मम्मी मुझे खाना खाने के लिए नीचे बुला रही थी। मैंने कमरे की लाइट बंद की और नीचे चली गई। थोड़ी देर बाद मैं खाना खा के आई और जब मैंने लाइट चालू की तो देखा कि वो गमला गिरा हुआ है। अब मुझे पूरा भरोसा हो गया था कि यहाँ कोई और भी है। मैंने कमरे को बंद किया और लाइट बंद करके अपने बेड पे बैठ गई। मैंने पास में रखे एक ब्लेड से अपना हाथ काटा और उस खून को गिरने दिया। वो खून जमीन पे गिर तो रहा था पर गिरने की आवाज़ नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई उसे चाट रहा है। मेरा शक अब भरोसे में बदल गया था। मैं समझ गई थी कि यहाँ एक आत्मा है। मैंने उस दिन जो मांगा था कि कोई मुझे अपना मिले, लगता है वो सच हो गया। ये सोच के मैं बहुत खुश थी। फिर अचानक से किसी की आहट सुनाई दी और एक जोर की हवा आई जिस वजह से मैं पलटी और तभी मुझे लगा मेरे सामने से कोई गुजरा। मैं भाग के लाइट चालू करने गई। लाइट चालू किया तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैं खुश थी कि आज मैंने एक आत्मा को महसूस किया है। पर अगले दिन से मुझे हमेशा लगने लगा कोई मेरे आसपास भटक रहा है, मुझे देख रहा है, छू रहा है। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब वो आत्मा कर रही है। पर मुझे ये सब मेरा भ्रम लगता था। एक दिन मैं नहा रही थी। मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मुझे नहाते देख रहा है और साथ ही मेरे साथ रात के वक्त सो रहा है। ऐसा ही मेरे साथ हमेशा अक्सर होने लगा। पर शुरुआत में मुझे ये सब मेरा भ्रम लगता था। कई दिनों तक ये सब चलता रहा। कुछ ही दिनों बाद मुझे पता चला कि मेरे शरीर में कई निशान हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ पूरी रात जोर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। जब मैं सुबह सो के उठती तो मुझे लगता मेरा पूरा बदन टूट जाएगा। मुझे बहुत दर्द भी होता था। मेरे शरीर के कुछ अंग तो बहुत ज़्यादा दर्द करते थे। पर मेरे साथ क्या हो रहा था ये मैं समझ नहीं पा रही थी। एक बार तो मैंने सोचा कि मैं अपने घर वालों को सब कुछ बता देती हूँ, पर फिर ख्याल आया कि कोई मेरी बातों पे विश्वास नहीं करेगा और तो और सब मुझे ही गलत समझेंगे। यही सोच के मैंने अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया और ये सारी बातें उन सब से छुपाने लगी। ये सब मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा, पर मैं किसी को बताती तो क्या बताती, यही सोच के मैं चुप हो जाती। कुछ दिन बाद मुझे पता चला एक लड़का मुझे देखने आने वाला है। मेरे साथ जो हो रहा था मैं उसे ही नहीं समझ पा रही थी। तभी अचानक से ये लड़की की एक और मुसीबत सिर पे आ गई थी। मैंने मम्मी को कह दिया मुझे शादी नहीं करनी है, पर मम्मी ने एक नहीं सुनी और उन्होंने लड़के वाले को घर बुला लिया। अगले दिन लड़के वाले घर आए। लड़के को मैं एक बार बाजार में दिखी थी, तभी से वो मुझे पसंद करता था। उसने वहाँ के लोगों से मेरे और मेरे घर के बारे में पता किया और फिर उनके घर वालों ने मेरे घर शादी का रिश्ता भेजा। मुझे लड़का जरा भी पसंद नहीं था। मैंने उसे देखा तक नहीं था, पर उसने मुझे कहा मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। ये सुनते ही मैंने कहा हाँ ठीक है चलो। मैंने सोचा था कि मैं उसे ना बोल दूंगी, पर उसने मुझसे कहा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम शादी नहीं करना चाहती हो तो ना बोल सकती हो, पर तुम मेरे साथ कुछ दिन गुजारो। अगर मैं अच्छा नहीं लगा तो तुम मना कर देना। ये सुनने के बाद मैंने सोचा क्यों ना कुछ दिन बाद ना बोलूं। कुछ दिन मैंने रमेश के साथ गुजारे। पहले मुझे उससे बात करने का मन नहीं होता था, पर धीरे धीरे मैं उससे बात करने लगी थी। मुझे अंधेरा और बंद कमरा पसंद था, पर हमेशा रमेश के साथ रहते रहते मुझे बाहर घूमना, उजाला, पेड़ और आसपास के लोग अच्छे लगने लगे थे। मुझे अब रमेश पसंद आने लगा था। वो मुझे हमेशा मेरी अच्छाई दिखाता था। वो हमेशा एक दोस्त जैसा था और अब मैं उसके साथ खुश रहने लगी थी। वो मुझे अच्छा लगने लगा था। जब से वो मेरी ज़िंदगी में आया था वो आत्मा मेरे आसपास नहीं भटकती थी। अब मुझे रमेश के साथ रहना, घूमना फिरना अच्छा लगता था। मैंने उससे शादी के लिए हाँ बोल दिया। कुछ दिन बाद रमेश मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था।
पर जैसे ही वो मेरे पास आने की कोशिश करने लगा, मैंने उसे जोर से धक्का दिया और गिरा दिया। वो गुस्सा होकर वहाँ से चला गया। धक्का मैंने दिया था, पर ऐसा लग रहा था हाथ मेरे थे, पर धक्का मैंने नहीं दिया, किसी और ने मेरे हाथ से धक्का दिया था। उस दिन से एक बार फिर से मेरे शरीर पे निशान आने शुरू हो गए थे। फिर से बदन दुखना और शरीर पे जोर जबरदस्ती के निशान आने लगे। एक दिन रमेश मेरे घर आया और उसने मेरे शरीर पे कई निशान देखे। वो शक करने लगा। मैंने उसे काफ़ी देर तक समझाया, पर वो मानने को तैयार नहीं था। मैंने उसे समझाया कि ये सब मेरे साथ वो आत्मा कर रही है, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था। लेकिन काफ़ी देर समझाने के बाद उसने कहा, हाँ ठीक है, मैं एक पल के लिए ये सब मान लेता हूँ, पर तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? मैंने कहा, एक पंडित जी हैं, उन्होंने कहा था मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं आएगा, कोई मेरे ऊपर नज़र गड़ाए हुए है, उसी वजह से मैं सबसे दूर हो गई हूँ। वो पंडित जी शायद ये सब के बारे में जानते हो। मैं और रमेश तुरंत ही उन पंडित जी के पास रवाना हुए। मैं जब उनके पास पहुंची तो मेरे साथ जो हो रहा था वो सब मैंने पंडित जी को बता दिया। पंडित जी ने कहा, मुझे ये सब के बारे में पता है, तेरे घर से 2 किलोमीटर दूर एक मंदिर है, वहाँ जाओ और एक पूजा का बंदोबस्त करो, मैं थोड़ी देर में वहाँ आता हूँ। मैं रमेश के साथ वहाँ गई और पूजा की सारी तैयारी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद पंडित जी वहाँ आए और उन्होंने पूजा शुरू कर दिया। कई घंटे पूजा करने के बाद उन्होंने कहा, तू कोलकाता में जहाँ रहती थी वहाँ के एक आदमी ने तेरे कपड़ों को एक बाबा को दिया था और तेरे पीछे एक गंदे जिन को लगा दिया था, और उसी जिन की वजह से ये सब हो रहा है। वो तुझसे प्यार करता था। उसने बाबा को कहा था, एक ऐसे जिन को इसके पीछे लगाओ जिससे कोई भी लड़का इसके पास ना आ सके। फिर पंडित जी बोले, मैंने अब सब कुछ ठीक कर दिया है, आज के बाद वो जिन तुम्हें परेशान नहीं करेगी। पंडित जी की उस पूजा के बाद फिर कभी मुझे उस जिन ने परेशान नहीं किया और मैंने रमेश से शादी कर ली और अब मैं सबसे बात करती हूँ और सबके साथ रहती हूँ। मुझे अब कोई परेशानी नहीं होती।